हाँ तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशान ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। हम आपके अपने प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है, तो आज की श्रृंखला में हमने जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को लेकर के हम एक मुहिम चला रहे हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जितना सामर्थ्य हो सकता है हमारे पास, जितने अच्छे तरीके से मैं सहयोग कर सकता हूँ, सहयोग करने के लिए उद्यत हूँ और संकल्पित हूँ कि आपका सहयोग जो है पूर्ण रूपेण 100%, 110% आपका सहयोग कर पाऊं। अगर मैं ऐसा कर पाता हूं, आपके जीवन में किसी भी तरीके से मार्गदर्शक का काम करने में मैं सफलता अर्जित कर पाता हूं, तो उसके लिए मैं बहुत अपने आप को बहुत ही एक तरीके से समझ लीजिए, अपने आप को बहुत ही कृतज्ञ पाता हूं कि हम आपकी सेवा कर पा रहे हैं। तो आज जो है मैंने मौलिक अधिकार की एक श्रृंखला शुरू किया है कि मौलिक अधिकार, अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और संविधान उसमें जो है 50 नंबर का, समझ लीजिएगा 50 नंबर का जीएस आएगा, तो अगर 50 नंबर का जीएस आएगा तो उसमें जो है 5 से 6 नंबर या 8 नंबर तक आपको पॉलिटी देखने को मिलेगी, जिसे कहते हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छे मात्रा में पूछे जाएंगे और आप अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो मौलिक अधिकार से सेपरेटली मैं बात कर रहा हूं मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार से 2-3 क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर 2-3 नहीं देखने को मिलते हैं तो 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप ध्यान पूर्वक इस बात को पढ़ेंगे। जो मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, जो मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, उसे आप सीखेंगे तो आपके लिए लाभकारी प्रदत्त होगा, लाभकारी सिद्ध होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो है पिछले क्लास को कोरिलेट करते हुए आज का क्लास शुरू करना चाहूंगा। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। सबसे पहले मेरी जो पिछले वीडियो में मानवीय भूल होने के कारण, देखिए मानव मस्तिष्क है, मानव मस्तिष्क होने के कारण, भावनाओं के कारण मैं एक अनुच्छेद आपके सामने चर्चा नहीं कर पाया था। वह अनुच्छेद था अनुच्छेद 22। हालांकि मैंने उस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें मैंने मेंशन कर दिया है कि मैंने अनुच्छेद 22 को नहीं बताया था उस वीडियो में, लेकिन फिर मैं अनुच्छेद 22 को आपके सामने इस वीडियो में भी डिस्कस कर देता हूं। जो अनुच्छेद 22 है वह स्वतंत्रता के अधिकार में एक मैंने पढ़ाना छोड़ा था। वो अनुच्छेद 22 जो है गिरफ्तारी के संबंध में हमें कुछ संरक्षण प्रदान करता है। वह कैसे संरक्षण प्रदान करता है आप अगले वीडियो के, पिछले वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक एक अनुच्छेद आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। ठीक है, तो कई क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उपाधियों की अंत की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? अगर आपने समानता का अधिकार पढ़ा होगा तो अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों की अंत की घोषणा की गई है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में अधिक मात्रा में पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग हमारे वीडियो को देख रहे होंगे और लाइक कर रहे होंगे, और चैनल पर पहली बार आ रहे होंगे, चैनल को विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, मैं आपका सहयोग जो है। आइए हम शुरू करते हैं मौलिक अधिकार की वही श्रृंखला। आज मैं जो है आपके सामने 3 मौलिक अधिकार हमने पढ़ा दिया है। आज चौथा मौलिक अधिकार पढ़ाऊंगा, धार्मिक और स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, यहां से भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 के बीच में इसकी चर्चा की गई है। और मैं एक अनुच्छेद पढ़ाऊंगा, एक मौलिक अधिकार और पढ़ाऊंगा। वह मौलिक अधिकार है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और 30 के बीच की गई है। ठीक है, आज हम इसी दो मौलिक अधिकारों पर चर्चा करने वाले हैं। पिछले जो 3 मौलिक अधिकार हैं मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है। पहला मौलिक अधिकार हमने पढ़ाया था समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक मैंने चर्चा किया था। पूर्णतः 20 मिनट की वीडियो मैंने बनाया था। उसके बाद हमने 2 मौलिक अधिकार आपके सामने चर्चा किया, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार की बात अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक की गई है। हम किस तरीके से स्वतंत्र है, संविधान हमें किस तरीके से स्वतंत्र होने की
चेष्टा करता है, संविधान हमें किस तरीके से स्वतंत्रता प्रदान करता है, अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक हमने उसमें बताया है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा मैंने किया है, अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 25 तक, अनुच्छेद 23 और 24 में, सॉरी, अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई थी। अब आगे चर्चा करते हैं, चौथा जो हमारा फंडामेंटल राइट है, धार्मिक और स्वतंत्रता का अधिकार है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 के बीच की गई है। और जो पांचवा मौलिक अधिकार है वह है अनुच्छेद 29 से 30 के बीच की गई है, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। जो छठा मौलिक अधिकार बचता है उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बताऊंगा, क्योंकि वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32 में इसकी चर्चा की गई है। मैं यहाँ पर एक बात आपको बोलना चाहूंगा, जो संवैधानिक, हालांकि इसकी चर्चा मैं उस वीडियो में करूंगा, लेकिन यहाँ भी मैं बोल देता हूं, एक बार माननीय बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पत्रकारों ने पूछा कि आप अगर मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार को देखेंगे, तो उस मौलिक अधिकार में किस अनुच्छेद को ज्यादा प्रायोरिटी आप देना चाहेंगे, अर्थात ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा अनुच्छेद है। तो उन्होंने अनुच्छेद 32 की तरफ इशारा किया था, अर्थात बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कहा था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अर्थात अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 32 जो है हमें सभी मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है। उसकी बात हालांकि मैं बाद में करूंगा, लेकिन मैं आपको ऐसा बता दे रहा हूं ओरली कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे कि अनुच्छेद 32 को बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, तो उसे जो है संविधान की आत्मा कहकर पुकारा है। चलिए अब एक एक की चर्चा हम अच्छी तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। किसकी चर्चा करते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। अब मैंने 25 से 28 तक गिनती लिखा है, अर्थात 25 में किसी दूसरे की बात की गई हो, 26 में किसी और की बात की गई हो, चाहे जिसकी बात की गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं वह धार्मिक स्वतंत्रता से ही कोरिलेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 25 में किसकी बात की गई है। तो अनुच्छेद 25 में किसी भी धर्म को मानने, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी धर्म को मानने और किसी भी धर्म के आचरण करने और किसी भी धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। अर्थात भारत के संविधान के जो उद्देश्य है उसमें भी धर्मनिरपेक्ष, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताया गया है। सेकुलरिज्म मतलब भारत का कोई धर्म नहीं है, किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 25 हमें यह स्वतंत्रता प्रदान करता है, हम हिंदू हैं तो मुसलमान धर्म को, इस्लाम धर्म को अपना सकते हैं, ईसाई धर्म को अपना सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, हम किसी भी धर्म के प्रति आचरण कर सकते हैं। अर्थात हम अगर सिख हैं तो हम जो है कड़ा पहनेंगे, अगर हम सिख हैं तो हम जो है कड़ा पहनेंगे, कंघा धारण करेंगे, हम ऊपर पगड़ी लगाएंगे, ठीक है। तो अगर हम सिख हैं तो ऐसा करेंगे, हम दाढ़ी रखेंगे, ये हमारी स्वतंत्रता है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारा मौलिक अधिकार है यह हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब आगे बात करते हैं किसी भी धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता, अर्थात हम किसी भी धर्म, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो, हम किसी भी धर्म का प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हैं, हम उसमें पैसा भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं अनुच्छेद 25 आपको समझ में आ गया होगा। मानने, किसी भी धर्म को मानने, किसी भी धर्म का आचरण करने और किसी भी धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 26 की। तो अनुच्छेद 26 की प्रबंध की बात की गई है, धार्मिक प्रबंध, जो प्रबंध है वो धार्मिक प्रबंध की बात की गई है। ध्यान से सुनिएगा, ये धार्मिक प्रबंध होता क्या है, ठीक है। ये धार्मिक प्रबंध क्या होता है इसकी बात मैं करता हूं। जो धार्मिक प्रबंध होता है, किसी भी धर्म के लिए आप एक मैनेजमेंट, एक कमेटी का गठन कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी धर्म के लिए आप एक कमेटी का गठन कर सकते हैं। आप इसे समझिएगा, थोड़ा सा मैं मंदिर को लेकर के समझाता हूं, किसी मस्जिद को लेकर के समझाता हूं। आप किसी, कोई हनुमान मंदिर बना है, कोई मस्जिद बनी है, तो उस मस्जिद की एक कमेटी गठित होती है, एक प्रबंध समिति बनाई जाती है, ठीक है। तो अनुच्छेद 26 जो है किसी भी धर्म के लिए कमेटी गठित करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आप किसी भी धर्म को लेकर के, ऐसा नहीं आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म के लिए ही बनाएंगे, आप कोई अलग धर्म के लिए भी कमेटी गठित कर सकते हैं। यह हमारा संविधान हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है, हम ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं अनुच्छेद 26 भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 27 में चर्चा की गई है
किसी भी विशिष्ट धर्म के लिए, किसी भी विशिष्ट धर्म के लिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, अगर आप कर देते हैं, बस यहां पर कर की बात की गई है, अगर आप किसी भी विशिष्ट धर्म के लिए कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, आप किसी भी विशिष्ट धर्म के ट्रस्ट का निर्माण होता है, ट्रस्ट का निर्माण होता है, किसी भी धर्म के लिए आप चंदा देते हैं, चाहे कितनों भी बड़ी रकम आप दे दें, ध्यान से सुनिएगा, कितनों भी बड़ी रकम आप दान कर दें, उस रकम पर कर नहीं लगाया जाएगा। यह संविधान हमें स्वतंत्रता देता है। विशिष्ट धर्म के प्रचार के लिए अगर हम कोई भी पैसा दान करते हैं तो उस पैसे पर कोई भी कर सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाएगा। यह संविधान हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है अनुच्छेद 27 के तहत। ठीक है, उम्मीद करता हूं अनुच्छेद 27 आपको आसानी से, अनुच्छेद 28 की, ठीक है, अनुच्छेद 28 की बात करते हैं कि अनुच्छेद 28 में किसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 28 में किसी भी शिक्षण संस्थान में, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी शिक्षण संस्थान में, किसी भी शिक्षण संस्थान में या धार्मिक संस्थान में, या धार्मिक संस्थान में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, उपस्थित होने की स्वतंत्रता। देखिए, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सिखाने का प्रयत्न कर रहा हूं, तो यहां पर आपको चीजें सरल लग रही होंगी, लेकिन जब आप परीक्षा हाल में बैठेंगे तो यही चीजें आपको, थोड़ी सी मेंटलिटी आपकी बदल जाएगी, यही चीजें आपको कठिन लगने लगेंगी। लेकिन अगर आप यकीन मानिए, मैं ये चीज दावा भी कर सकता हूं कि अगर आप हमारा वीडियो एक बार देखते हैं, समझ में नहीं आता है, दोबारा देख लीजिए, मैं 100% दावा करता हूं कि आप मौलिक अधिकार या पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से हमारे कोई भी एक वीडियो उठाकर देख लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में आकर बताइए, मैं उसी दिन से यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 28 में किसकी चर्चा की गई है मैं ये बताता हूं। अनुच्छेद 28 में बताया गया है कि आप किसी भी शिक्षण संस्थान में उपस्थित हो सकते हैं, किसी भी धार्मिक संस्थान में उपस्थित हो सकते हैं, अपना मत दे सकते हैं, हालांकि वह शिक्षण संस्थान या धार्मिक संस्थान किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो। ठीक है, आप हिंदू हैं, किसी मदरसे में अगर आपको निमंत्रित किया जाता है, जाने के लिए बुलाया जाता है, आप वहां पर जा करके अपने बातों को रख सकते हैं, उसके लिए आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, कोई कानून की उल्लंघना नहीं कर रहे हैं, आप कोई अवैध काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक हमने आपको बताया है, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार क्विक रिवीजन के माध्यम से मैं आपको पुनः बताने का प्रयत्न करता हूं कि अनुच्छेद 25 में किसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 25 में किसी भी धर्म के मानने और किसी भी धर्म के आचरण करने और किसी भी धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता की गई है। ठीक है, और अनुच्छेद 26 में किसकी बात की गई है, तो अनुच्छेद 26 में किसी भी धर्म के प्रति कमेटी बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, अर्थात प्रबंध करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में किसी भी धर्म के प्रति आप अगर चंदा देते हैं, कितनों भी पैसा देते हैं, उस पैसे पर कर नहीं लगाया जाएगा। और अनुच्छेद 28 स्वतंत्रता देता है, हम किसी भी शिक्षण संस्थान और धार्मिक संस्थान में उपस्थित होकर के अपनी बातों को रख सकते हैं, इससे हमें कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब चलिए हम आगे बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं क्या क्या है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। अब मौलिक अधिकार के 5वें पार्ट पर हम पहुंचे हैं। पहला मौलिक अधिकार क्या था, मैंने आपको बताया, समानता का अधिकार। दूसरा मौलिक अधिकार क्या था, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा मौलिक अधिकार क्या था, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा मौलिक अधिकार क्या था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा मौलिक अधिकार क्या है, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। उम्मीद करता हूं अगर आप हमारे वीडियो से लगातार कंटिन्यूटी जुड़े होंगे तो अच्छी तरीके से आप मौलिक अधिकार को क्रम वाइज समझते चले आ रहे होंगे। जिस तरीके से मैं बिना बेरोक टोक के बोलने का प्रयत्न कर रहा हूं, उसी तरीके से आप भी बोलने का प्रयत्न करिए। ठीक है, आप इस तरीके से पढ़ाई करिए कि आप दूसरे को पढ़ा सके। ठीक है, जब आपके दिमाग के अंदर यह होगा कि हम इस तरीके से पढ़ाई करें कि हम दूसरे को पढ़ा भी सके, तो वह पढ़ाई आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होती है, आप और अच्छी तरीके से उस चीज को समझने का प्रयत्न करते हैं। चलिए, अलग की बात है आप किस तरीके से इसे लेते हैं, हल्के में लेते हैं कि वजनदार वजन में लेते हैं, आपके ऊपर है। चलिए अब बात करते हैं जो सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में किया गया है। अब इसमें हम बात करते हैं अनुच्छेद 29 और 30 में जो सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार की बात की गई है,
यह जो है अधिकार क्लियरली अगर सही मायने में बात की जाए तो यह अधिकार जो है किसे प्राप्त है? अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। ठीक है, अब सबसे पहली बात आती है अल्पसंख्यक किसे कहते हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक किसे कहते हैं आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं अगर अल्पसंख्यक शब्द लिखा हूं तो अल्पसंख्यक को थोड़ा सा डिफाइन कर दूं कि अल्पसंख्यक होता क्या है। अल्पसंख्यक दो शब्दों से मिलकर बना है, अल्प और संख्यक, अर्थात जिनकी संख्या थोड़ी होगी, अल्प माने थोड़ी होगी, वही व्यक्ति अल्पसंख्यक कहलाए जाएंगे। भारत देश में जैन धर्म के मतावलंबी, इस्लाम धर्म के मतावलंबी, सिख धर्म वाले और ईसाई धर्म वाले, पारसी धर्म वाले और बाद में बौद्ध धर्म वालों को भी हमारे देश में अल्पसंख्यक की संज्ञा प्रदान की गई है। अगर बात की जाए अल्पसंख्यक की तो मूल संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें जो है अल्पसंख्यक का कोई डिफिनेशन नहीं दिया गया है। वहां पर निश्चित नहीं किया गया है कि ये अल्पसंख्यक हैं। ठीक है, वहां पर अल्पसंख्यक की बात मूल संविधान में नहीं की गई है। हालांकि संविधान जब धीरे धीरे हम जो है विभिन्न अनुभवों के द्वारा धीरे धीरे हमारी एक्सपीरियंस बढ़ता चला गया और संविधान के विभिन्न संशोधनों के द्वारा हम अल्पसंख्यक को डिफाइन करने में समर्थ हो चुके हैं। हम अब बता सकते हैं कि अल्पसंख्यक कौन है। ठीक है, हालांकि मूल संविधान में अल्पसंख्यक की चर्चा नहीं की गई थी। तो उम्मीद करता हूं आप अल्पसंख्यक के बारे में जान गए होंगे। मोटी मोटा आप जानने का प्रयत्न करिएगा, इसमें बहुत डीपली आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इतना ज्यादा डीपली आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब चलिए इसमें जो है अनुच्छेद 29 और 30 में किसकी चर्चा की गई है उसकी बात करते हैं। अनुच्छेद 29 में ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात की गई है। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात की गई है। अब इसे किस तरीके से आप समझेंगे, ये तो डायरेक्टली लाइन लिख दिया गया है, पुस्तक में भी लिख दिया जाता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ठीक है, यह है क्या? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अर्थात अल्पसंख्यक किसी भी तरीके से पीड़ित नहीं होना चाहिए। ये अनुच्छेद 29 हमें अधिकार देता है। अगर हम अल्पसंख्यक हैं तो हम किसी भी तरीके से पीड़ित नहीं हो सकते हैं। हम किसी भी तरीके से अपने सांस्कृतिक रूप से नहीं पीड़ित हो सकते हैं। अर्थात अगर हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम धर्म से संबंध रखते हैं तो हमें मदरसा खोलने की आवश्यकता है और हम अपने सांस्कृतिक को बढ़ावा देने के लिए उसे हम मदरसा खोलेंगे और उर्दू विषय का पठन पाठन करेंगे। यह हमारी अपनी स्वतंत्रता है, हम ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये हमें मौलिक अधिकार में प्रदत्त संविधान के द्वारा अधिकार है। तो उम्मीद करता हूं अनुच्छेद 29 आपको समझ में आया होगा। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, इसमें जो है अल्पसंख्यकों के हितों की बात की गई है, अर्थात अल्पसंख्यक जो है अपने सांस्कृतिक अपने धर्म को बचाने के लिए वो जो है विभिन्न कैटेगरी पर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए संस्था कमेटी सब कुछ का निर्माण कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए अब यहां पर बात कर लेते हैं अनुच्छेद 30 में किसकी बात की गई है। अनुच्छेद 30 में देखिएगा, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है, लेकिन अनुच्छेद 30 में केवल और केवल अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक रक्षा के लिए अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक रक्षा के लिए शिक्षण संस्थान खोलने की स्वतंत्रता। ध्यान से सुनिएगा, शिक्षण संस्थान खोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 30 में केवल इसकी ही बात की गई है कि अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक रक्षा के लिए कोई भी अल्पसंख्यक आदमी शिक्षण संस्थान खोल सकता है। अगर वह ईसाई धर्म से संबंध रखता है तो वह ईसाई धर्म के लिए मिशनरी की स्थापना कर सकता है। वह इस्लाम धर्म से संबंध रखता है तो वह मदरसा खोलने के लिए स्वतंत्र है। वह पारसी धर्म से संबंध रखता है तो वह अपने लिए विद्यालय खोलने की स्वतंत्रता रखता है। हालांकि ये जो विद्यालय हैं ये कई तरीके के हो सकते हैं। ऐसे विद्यालय हो सकते हैं जो सरकार के द्वारा अनुदानित हो सकते हैं, ऐसे विद्यालय हो सकते हैं जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो सकते हैं, ऐसे भी विद्यालय हो सकते हैं ना ही वो मान्यता प्राप्त होंगे ना ही वो अनुदानित होंगे, अर्थात केवल रजिस्ट्रेशन करा करके भी विद्यालय चलाया जा सकता है। इसकी बात अनुच्छेद 30 में की गई है। ठीक है, लेकिन ये अल्पसंख्यकों के लिए ही जारी है। हालांकि आज की डेट में कोई भी व्यक्ति मदरसा चला रहा है तो वह रजिस्ट्रेशन पर मदरसा चला सकता है, लेकिन अगर आज की डेट में कोई व्यक्ति,
ध्यान से सुनिएगा, कोई व्यक्ति विद्यालय चला रहा है, वह हिंदी पढ़ाएगा, अंग्रेजी पढ़ाएगा, अर्थात नर्सरी विद्यालय चला रहा है, मदरसा नहीं है, वह किसी धर्म से बिलोंग नहीं करता है, तो वह रजिस्ट्रेशन पर विद्यालय नहीं चला सकता है। वह विद्यालय चलाने के लिए मान्यता उसे सरकार से लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम किसी विशेष धर्म की सांस्कृतिक रक्षा के लिए कोई विद्यालय खोलते हैं, कोई शिक्षण संस्थान खोलते हैं, हमें केवल और केवल उस विद्यालय का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उस विद्यालय को चलाने के लिए हमें मान्यता प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद करता हूं ये जो शिक्षण सांस्कृतिक और शिक्षण संबंधी जो अधिकार है आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जो अल्पसंख्यकों के लिए बनाया गया है। तो इसे ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 29 और 30 के तहत सांस्कृतिक और शिक्षण संबंधी जितने भी अधिकार हैं, ये विशेषतः अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। तो उम्मीद करता हूं जितनी भी चीजें मैंने आज बताया है, 2 अधिकार मैंने आज पढ़ाया है, वह अधिकार क्या क्या है। सबसे पहला अधिकार हमने पढ़ाया था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा अधिकार मैंने पढ़ाया था सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयत्न किया है। आप वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं मैंने किस तरीके से तोड़ तोड़ करके आपको समझाने का प्रयत्न किया है। ठीक है, अगर आप इसे इसी तरीके से अपने माइंड में उतारने का प्रयत्न करेंगे तो उम्मीद करता हूं आप 100% इसे वीडियो देखने के साथ ही याद कर चुके होंगे। ठीक है, वीडियो को देखने के बाद ही आपको ये चीजें याद हो गई होंगी। अगर आप वीडियो को 6 मिनट से डायरेक्ट 12 मिनट पे बढ़ा के देखेंगे तो उम्मीद करता हूं और 100% दावा करता हूं आपको जिंदगी भर नहीं याद होगा। आप कंटिन्यूटी लगातार तरीके से बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको याद होगा, वरना आपको याद नहीं होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है और मेरा कमिटमेंट भी है। आप नहीं याद कर पाएंगे किसी भी चीज को, लगातार आप देखेंगे, लगातार करेंगे, अनवरत करेंगे, तभी आपको सफलता मिलती है। ठीक है, अब मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए 2 शब्द बोलना चाहूंगा। असफलता के लिए बहाने बहुत होते हैं। अगर आप किसी परीक्षा में असफल हो जाते हैं, उसके लिए आप बहुत ज्यादा बहाने बनाते हैं। मैंने ये चीज नहीं किया था, मेरे पास इस संसाधन की कमी थी, मेरे पास इस रिसोर्सेज की कमी थी। रिसोर्सेज का मतलब ही होता है संसाधन। तो असफलता के लिए बहाने बहुत होते हैं, लेकिन सफल होने के लिए एक वजह ही काफी होती है। ठीक है, आप अपनी वर्तमान परिस्थितियों को देखिए कि आप किस तरीके से, वर्तमान परिस्थिति क्या है। हर हाल में मुझे अपनी इस वर्तमान परिस्थिति को बदलना है और इस वर्तमान परिस्थिति को बदल करके हमें अपने कामयाबी के बुलंदियों पर पहुंचना है। अपनी स्थिति को किसी भी कीमत पर, ये जो सूरत है, इसे बदलने का प्रयत्न हम और आप मिलकर करेंगे। और 100% मैं जिम्मेदारी लेता हूं और गारंटी देता हूं, आप अपनी वर्तमान परिस्थिति को देख करके अगर अध्ययन करेंगे तो आप 100% सफलता की तरफ बढ़ेंगे और आप जल्द ही अपनी कामयाबी की शिखर पर होंगे। इसी के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करता हूं।